हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये आज हमारा है 2012 का क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 3 का है पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 3 है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इधर सिक्के के नाम दिए गए हैं। इसे राजा जहाँ सिक्के प्रचलित थे वो दिया गया है, महमूदी, रुपया, पैगोड़ा, टंका। और इधर दिया गया है शूर्य राज्य, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, गुजरात सल्तनत। तो महमूदी सिक्का कहाँ प्रचलित था? तो ये महमूदी सिक्का प्रचलित था गुजरात सल्तनत में। और रुपया कहाँ प्रचलित था? ये शूर्य राज्य में प्रचलित था। और पैगोड़ा कहाँ प्रचलित था? विजयनगर में प्रचलित था। और टंका कहाँ प्रचलित था दोस्तों? टंका प्रचलित था दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या? ए का 4, बी का 1। ए का 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, बी का 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर देखते हैं। 22, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ए दिया गया है सुल्तान जैनुल आबदीन ने अपने दरबार में सैयदों को कभी भी तानाशाही शक्तियों हथियाने की इजाज़त नहीं दी। ऑप्शन बी दिया गया है या अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता था। ऑप्शन सी दिया गया है अपने कृषि उत्पादन एवं विस्तार एवं अत्यधिक रुचि ली थी। ऑप्शन डी दिया गया है उसने शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये, इसने कोई शेखुल इस्लाम पद का समाप्त नहीं किया था। तो ये गलत है। और ये ए, बी और सी सही है। सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन ने अपने दरबार में सैयदों को कभी भी तानाशाही शक्तियों हथियाने की इजाज़त नहीं दी थी। और वह अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता था। अपने कृषि उत्पाद एवं विस्तार में अधिक रुचि ली थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है 1420 में कश्मीर में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह अपने धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण बहुत से इतिहासकारों ने उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की थी। तो कश्मीर का अकबर कौन था? कश्मीर का अफजल था बादशाह ये जैनुल आबदीन। इसने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और तथा मंदिरों के निर्माण की आज्ञा दी थी। हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। उसका गुजरात, ग्वालियर, मक्का, मिस्र, खुरासान आदि शासकों से मधुर संबंध था। ओके फ्रेंड्स, ये इसकी व्याख्या थी। आप लोग पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। और इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर है विदेशी यात्री, इधर है शासक। अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, सईद उल रशीद, विलियम फिंच। अब्दुल रज्जाक, और इधर देखते हैं क्या है शासक। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर, देवराय द्वितीय। तो अब्दुल रज्जाक ये विजयनगर शासक देवराय के शासनकाल में थे। इब्न बतूता एम्बेटी के शासनकाल में थे। और ये जो हैं विलियम फिंच, ये अकबर के दरबार में थे। इब्न बतूता एम्बेटी के दरबार में थे। और ये विलियम फिंच इनके जहांगीर के दरबार में थे। ठीक है दोस्तों, और अब ये विलियम फिंच जहांगीर के दरबार में थे और अली रशीद अकबर के दरबार में थे। ठीक है, चलिए इसका फिर से आंसर देख लेते हैं एक बार। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के दरबार में, इब्न बतूता एम्बेटी के दरबार में, और अली रशीद अकबर के दरबार में, विलियम फिंच जहांगीर के दरबार में थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, देखते हैं, ए का 4, बी का 2। ये राइट आंसर ऑप्शन भी सही रहेगा। सी का 1, डी का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर देखते हैं।
मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। किससे जजिया कर पर विचार करना है। एक दिया गया है, अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। अकबर ने 1775 में जजिया कर को पुनः लागू किया। अकबर ने 1579 से 80 में जजिया कर को पुनः समाप्त किया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, देखिए अकबर ने 1564 को जजिया कर समाप्त किया था, ये सही है। अकबर ने 1575 को पुनः लागू किया था जजिया कर, ये भी सही है। अकबर ने 1576 से 80 में जजिया कर पुनः समाप्त किया, ये भी सही है। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा सब सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मार्च 1564 में अकबर ने सभी मुसलमानों को जजिया कर से मुक्त कर दिया था। सभी गैर मुसलमानों को, मतलब कि जो मुसलमान नहीं थे। ठीक है, गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं थे, और उनकी आय के अनुसार लिया जाता था, और उनकी आय के अनुसार लिया जाता था। इसके बदले में राज्य की ओर से उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाता, मतलब कि जजिया हिंदुओं से लिया जाता था, इसके बदले उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता था। 1575 में अकबर ने पुनः जजिया हिंदुओं पर लागू किया, लेकिन कुछ समय बाद 1579-80 में इसको जजिया कर को पुनः समाप्त कर दिया था। और औरंगजेब ने भी गैर मुसलमानों पर 1679 में जजिया कर लगाया था, मतलब कि 100 साल बाद। ठीक है, तो इसकी व्याख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर देख लेते हैं। इसको कूट से बताना है। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अकबर द्वारा उड़ीसा का विजय हुआ था 1591-2 में। ठीक है, कभी कभी 91 भी दिया रहता है, कभी कभी 92 भी दिया रहता है। और दाग प्रथा की शुरुआत, 12 सूबों का सृजन और द्वैध पदों की शुरुआत, तो ये तो इनके काल में हुआ था, जहांगीर के काल में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बताया गया है। देखिए ये यहाँ पर, तो हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सी इसका राइट आंसर बताया गया। ठीक है, क्या बताया गया? सी इसका राइट आंसर बताया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उड़ीसा विजय अकबर ने कब की थी? 1592 में मानसिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा की गई थी। ये 1573 में अकबर ने दाग प्रणाली लगाई थी। कब? 1573 में। इसने मनसबदार घोड़े के बदले घोड़े न बदले जा सके, सही संख्या में घोड़े और घुड़सवार रखे जाते थे। 1580 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। कब? 1580 में। मतलब कि पहले आ जाएगा ये क्या कहते हैं, दाग प्रणाली, फिर उसके बाद आ जाएगा घुड़सवार मतलब मनसबदारी वाला, फिर उसके बाद आ जाएगा 1595 में जात और सवार को सुधार किया था। ठीक है, मतलब इन्होंने ही सुधार किया था। तो ये देखते हैं, ये उड़ीसा का विजय कब हुआ था? 1592 में, और ये रहेगा 1573। ठीक है, और 12 सूबों का सृजन कब हुआ था दोस्तों? और 1580 में 12 सूबों का सृजन हुआ था, और 1585 में जात और सवार। तो पहले आ जाएगा, पहले क्या आएगा? पहले आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 3, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर उसके बाद आएगा 1। ठीक है, 2 2 3 1 4 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है? ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी बिशन दास, ऑप्शन
सी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन डी मनोहर। तो इसका कौन है दोस्तों? ये है अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जहांगीर के बारे में। इन्होंने अबुल हसन को कौन सी अब दो उपाधि दी गई थी। उस्ताद मंसूर को दी गई थी नादिल उल अश्र और अबुल हसन को दी थी नादिल उज जमा। इन्होंने उनकी उपाधि दी गई थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर चित्रकला का शौकीन और पारखी दोनों ही था। इसके समय में मुगल चित्रकला अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि विशिष्ट क्षेत्र में उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। जहांगीर ने अबुल हसन को मंदिर को नादिर उज जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अश्र की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुसलमानों द्वारा आक्रमण किया गया था? किन राज्यों पर मुसलमानों द्वारा आक्रमण किया गया था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दिमशा, मैती, अहोम, कूच। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों अहोम और कूच। उत्तर पूर्वी भारत में किन राज्यों पर मुगल आक्रमण हुआ था? अहोम पर और कूच पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल शासक औरंगजेब ने उत्तर पूर्वी सीमांत की ओर अपना ध्यान लगाया। उत्तराधिकारी युद्ध के समय कूच बिहार तथा असम के शासकों ने मुगलों को जिला कामरूप पर अधिकार कर लिया। 1660 ईस्वी में मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी पर अधिकार किया था। कब? 1560 में मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी पर अधिकार किया था। 13 मार्च 1662 को मीर जुमला ने अहोम सेनाओं को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। इस विजय के फलस्वरूप मीर जुमला के हाथ पर्याप्त संपत्ति आई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर देखते हैं। इसका क्या क्वेश्चन दिया गया है? कारण और कथन है। कथन ए और कारण आर से डिनोट किया गया है। चलिए देखते हैं। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता है, ये शौकीन थे। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दिया गया है, पहले तो देख लेते हैं, ये दोनों सही है। ठीक है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया गया, ये सही है। और ये भी कारण आर भी सही, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें सूफी चिश्ती इनके बारे में कहा गया है और इनमें अनुवाद की बात की गई है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए? देखिए ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, वी दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए असत्य है और किंतु आर असत्य है। ये देखिए इसमें दोनों क्या कहते हैं, दोनों के दोनों मतलब उल्टा सीधा ऑप्शन दे रखा है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं इसकी सत्य है कि सत्य है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्वों के समावेशी का श्रेय दिया जाता है। किसको? अमीर खुसरो को, जिसमें कव्वाल और तराना जैसे गायकी से नए रूप सम्मिलित हैं। सुल्तान हुसैन सरकी, जो जौनपुर का शासक था, संगीत के क्षेत्र में अग्रणी था। संगीत में उसकी महत्वपूर्ण देन ख्याल की गायकी है। सिकंदर लोदी ने संगीत पर लहज़त ए सिकंदर शाही की रचना की। यह संगीत का पहला भारतीय रचना था। किसने?
सिकंदर लोदी ने, ठीक है, सिकंदर लोदी ने लहज़त सिकंदर की रचना की थी। यह पहला भारतीय संगीत की रचना थी। अबू फजल ने 36 संगीतकारों की तालिका देता है। इस प्रकार मध्यकाल में अनेक संस्कृत ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक सूफियों ने संगीत को बहुत प्रेम था, मतलब आरंभिक सूफियों को संगीत से बहुत प्रेम था। वे सभा और ईश्वर दोनों की आराधना करते थे। ठीक है दोस्तों, ये इसकी व्याख्या हो गई, आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, फिर इसके बाद ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो आज हमारी 10 क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, कथन ए और कारण आर। कथन ए क्या दिया गया देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में संगीत एवं नाट्य कलाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। वह कलाएं एवं साहित्य संरक्षक था। तो देखिए ये दोनों सही है, ये साहित्य एवं कलाओं का संरक्षक था और शाहजहां के शासनकाल में संगीत और कलाएं चरम सीमा तक पहुंच गई थी। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रही है। ठीक है, ये इसमें कला की बात किया गया है, इसमें संगीत और नृत्यों की बात की गई है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सॉरी, गलत एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं हम, फिर से देखते हैं। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में संगीत और नृत्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, ये असत्य है, इनके काल में नहीं पहुंची थी। ठीक है, वह कलाओं एवं साहित्य का संरक्षक था, ये एकदम सत्य है, क्योंकि इन्होंने ही अपने शासनकाल में बहुत सारे उसका निर्माण किया था। देखिए किसके काल में सही किया था, मतलब वो मतलब कला का प्रेमी था, क्योंकि देखिए कला प्रेमी था क्योंकि उन्होंने इतने सारे स्थापत्य बनवाए थे, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर ने संगीत संरक्षण के संबंध में अबू फजल लिखता है कि बादशाह सलामत संगीत की ओर बड़ा ध्यान देते थे। ये अकबर के, ठीक है, अकबर के बारे में बताया गया, तो वो शाहजहां नहीं रहेंगे, वो अकबर रहेंगे। और उन सब लोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो मोहक कला का अभ्यास करते हैं। उनके दरबार में अनेक संगीतकार थे, जिनमें हिंदू, ईरानी, तुरानी, कश्मीरी, स्त्री और पुरुष कलाकार थे। शाहजहां के कला में उतना संगीत का विकास नहीं हुआ था जितना कि अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अकबर के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंचा था संगीत। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? तो इसमें सभापति पूछा गया कलकत्ता के फोर्ट विलियम का। ऑप्शन ए दिया गया है चार्ल्स आयर, बी दिया गया जॉन चाइल्ड, सी दिया गया जॉर्ज ऑक्सेडन और डी दिया गया जिराल्ड ऑनजीअर। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों चार्ल्स आयर। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इंग्लैंड ने सम्राट के सम्मान में कलकत्ता के फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। सन 1917 में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया था, जो 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी यही था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। तो ये आज की हमारी 10 क्वेश्चन नंबर की सीरीज समाप्त होती है। तो ये सेट 3 का 2012 सेट 3 का पार्ट 3 था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन है, आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। PDF और नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।